बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद नुमान अमजद। आई एम करंटली अ फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि चार्ज बेसिकली होता क्या है। सो वेलकम टू MDCAT पायनियर्स। यू आर टेकिंग द डेमो लेक्चर ऑफ फिजिक्स एंड माय नेम इज डॉक्टर सैयद नुमान अमजद। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम हल्का सा इंट्रो पढ़ेंगे सबसे पहले कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो विच मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स विच मीन्स स्टेशनरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है ना, स्टेशनरी चार्जेस यानी एक जगह पर रुके हुए चार्जेस जो मूव नहीं करते, उनको हम कहते हैं कि वो स्टेशनरी हैं। तो रुके हुए चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस तरह से एक दूसरे पर फोर्सेस लगाते हैं, उनकी फोर्सेस कितनी होती हैं, किन किन चीज़ों पर वो फोर्स डिपेंड करती है और उससे हम किस तरह से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन, ये सारा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्कोप में आता है। अब हमने ये बात डिफाइन कर ली कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम स्टेशनरी चार्जेस को पढ़ेंगे। तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, चार्ज बेसिकली उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि मास वाली चीजों की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, खासियत है, ड्यू टू विच द मैटर अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एनी अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो हमने इस डेफिनेशन में क्या चीज़ देख ली? सबसे पहली चीज़ हमने जो इस डेफिनेशन में देखी है वो ये है कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसकी रीज़न का आपको पता नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्यों है, आप कहेंगे उसके अंदर प्रोटॉन्स है इसलिए, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। फिर मैं आपसे फर्दर पूछूं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते, वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इस किस्म की सारी प्रॉपर्टीज को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिनकी हमें रीजन का नहीं पता। सो बेसिकली वी डोंट नो व्हाई चार्जेस एग्जिस्ट। ठीक है ना, दिस इज व्हाई वी कॉल चार्ज एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दूसरी चीज अब यहां पर आ जाए कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि मास लेस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज कभी नहीं हो सकता। मटेरियल चीज होनी चाहिए तो उसी के ऊपर ही चार्ज होगा। अब आप कहेंगे सर मास लेस ऑब्जेक्ट से आपकी क्या मुराद है? मास लेस ऑब्जेक्ट से मेरी मुराद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है? उनका मास तो कोई नहीं है ना, मास लेस पार्टिकल्स हैं। तो फोटॉन्स के ऊपर इसीलिए चार्ज होना मुमकिन नहीं है, इसीलिए फोटोन जो है वो न्यूट्रल होता है। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जिनका कोई ना कोई मास होगा उनके ऊपर चार्ज हो सकता है। ये दूसरी चीज हमने इस डेफिनेशन में पढ़ ली। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी है? अट्रैक्ट्स और रिपेल्स, यानी कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। अब यहां पर हम क्या चीज सीख सकते हैं? यहां पर हम सीख सकते हैं कि ये ग्रेविटी से किस तरह से डिफर करता है चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटी में यही तो फर्क है कि ग्रेविटी जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं है। दो ऑब्जेक्ट्स कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रिपल्शन से सेपरेट नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी उनके बीच में। लेकिन चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कि जो अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है। याद रहे ये ग्रेविटी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के मैं आपको नाम बता दूं, फंडामेंटल फोर्सेज हैं कुछ नेचर्स की, उनमें एक है ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एग्जिस्ट करती है, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करती हैं, हमें नहीं पता। हमें बस ये पता है कि दो मैस वाली ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। न्यूटन ने भी सिर्फ इतना ही बताया है। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, चार्ज वाली फोर्स, ये भी फंडामेंटल फोर्स है। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्यों रिपेल करता है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट क्यों करता है, वी डोंट नो। हमें ये पता है कि करता है बस। ठीक है, ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी जिसकी रीजन का हमें नहीं पता। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कि दो मैग्नेट्स अट्रैक्ट रिपेल क्यों करते हैं, हमें नहीं पता, क्यों का नहीं पता। हमने उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, उनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ ली, उनसे डिवाइसेस भी बना ली, उनसे पैसे भी कमा लिए। क्यों का अभी तक किसी के पास जवाब नहीं है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इस टॉपिक को हम डिटेल से न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ आप याद रख लें कि ये चार चीजें हैं
फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जिनकी रीजन का हमें नहीं पता, हमने बस उनको एक्सेप्ट कर लिया है। सो यहाँ पर आ गई हमारी बात इस दूसरे पॉइंट की कि व्हाई डू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल, वी डोंट नो, सिंपली बात है हमें नहीं पता और ना ही हमने इसकी तरफ जाना है, क्योंकि फंडामेंटल फोर्सेज है। ठीक है ना, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया फंडामेंटल फोर्सेज का। अब तीसरी चीज के बाद चौथी चीज जो हमें इस डेफिनेशन से नजर आती है वो है जे वाली, कि अ चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एन अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज होना जरूरी है, तब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएंगे। लेटर इन दिस डेमो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एक स्पेशल केस होता है। अब वो कौन सा केस होता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। ये हमने चार्ज की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली, उनसे 3-4 चीजें डिराइव कर ली कि चार्ज होता क्या है, किस चीज पर होता है, उससे क्या नतीजा निकलता है, अट्रैक्शन रिपल्शन होती है, और दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक एक्सेप्शन है कि वो चार्ज्ड और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी हो सकती है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, हम हल्का सा बेसिक पढ़ लें कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। ये कुछ चीजें मैं आपको अभी यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, ये बहुत काम की चीजें हैं। कहीं पर इस तरह से आपको समराइज्ड कोई नहीं पढ़ाएगा, तो इसको यहीं पर आपने क्लियर कर लेना है। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ये कि अमाउंट ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब क्या है, इट स्टेज कांस्टेंट, यानी कि पूरी यूनिवर्स के ऊपर जितना भी चार्ज है वो कंजर्व रहता है। इस चीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन अब यहां पर मैं आपको एक अजीब सी बात बताने वाला हूं। नॉर्मली लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही कहते हैं ना हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा जब, तो हमने उसके बारे में भी यही कहा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमने जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा तो हमने तब भी यही बोला था कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन चार्ज के केस में ये लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डज नॉट मीन दैट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, it does not mean that charge cannot be destroyed, it can be created, it can be destroyed, लेकिन the balance of positive and negative charges should always stay the same। यानी दुनिया में जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उसके मुकाबले में उतने ही नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी जितने हैं उतने ही होने चाहिए। यू कैन नॉट क्रिएट एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आप एक पॉजिटिव चार्ज अकेला प्रोड्यूस नहीं कर सकते। You can create charge, but you cannot create an isolated positive charge, or you also cannot create an isolated negative charge। आपको कोई कहे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके दिखाओ, आप नहीं कर सकते। आप एट द सेम टाइम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे क्रिएट कर सकते हैं ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस ओवरऑल यूनिवर्स के ऊपर कांस्टेंट रहे। अब आप कहेंगे सर ये चीज कब होती है, हमने तो कहीं पर नहीं देखा कि चार्ज क्रिएट हो रहा हो, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक फिनोमिना पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन में इस तरह से होता है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गामा रेज होती हैं आपके पास और आप उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इसी तरह से एक और फिनोमिना होता है, उसको हम कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इसमें हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेते हैं और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेते हैं और ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारे पास गामा रे के फोटॉन्स बन जाते हैं। यहां पर पेयर प्रोडक्शन में हमने क्या किया, हमारे पास गामा रे का फोटोन था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। हमने चार्ज क्रिएट कर दिया, लेकिन जितना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बैलेंस बरकरार रहा। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में भी हमने यही किया कि एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो हमने चार्ज डिस्ट्रॉय भी कर दिया और इसके बदले में दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमें फोटॉन्स गामा रे के मिलते हैं। तो ये दो वो एग्जांपल्स हैं कि जिसमें हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन सिमिलर अमाउंट्स में कर रहे हैं, तो इसलिए टोटल चार्ज जो यूनिवर्स का बैलेंस है चार्जेस का वो स्टिल कंजर्व हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये मकसद है। ठीक है, दिस इज हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिफर्स फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। इट सेज चार्ज ऑन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इज क्वांटाइज्ड।
इसमें हमें दो बातें पता चलती हैं। एक है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, यानी जो नेकेड आई से देखी जा सकती हैं, उनके ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। ये वर्ड स्टूडेंट्स काफ़ी मरतबा पढ़ते हैं क्वांटाइज्ड, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये क्वांटाइज्ड का मकसद क्या है। क्वांटाइज्ड का मकसद ये होता है कि आपने एक सर्टन क्वांटिटी एक्स को डिफाइन कर दिया है और उसके अलावा इस एक्स के मल्टीपल्स होंगे n टाइम्स एक्स, यानी कि 1x 2x 3x। इस x और 2x के बीच की कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी कि 1.5x का चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अब इस केस में, हमारे केस में, ये x की वैल्यू, ये क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या होती है? ये क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है ये E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज के नाम से भी इसको हम याद करते हैं। 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू है। यानी कि किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो इतना चार्ज होगा 1.6 10⁻⁻19 यानी कि ई चार्ज होगा, या 2 टाइम्स ऑफ ई चार्ज होगा इसका दुगना, या 3 टाइम्स ऑफ ई चार्ज होगा, या 4 टाइम्स ऑफ ई चार्ज होगा, या 5 टाइम्स ऑफ ई, यानी कि इसका इंटेग्रल मल्टीपल होगा। सो ये जो हमारे पास फार्मूला ये यहाँ से आया है कि Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एज एन इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर 1.5 ई का चार्ज होना नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि चार्ज जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है और उससे फॉर एग्जांपल हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर +1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाता है। आप अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इस ऑब्जेक्ट में से तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर +2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है पॉसिबल कि आप इस ऑब्जेक्ट में से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूरा एक पार्टिकल है। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1.5 इलेक्ट्रॉन प्लस जितना चार्ज आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द रीज़न हम कहते हैं कि चार्ज ऑन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का ये मकसद होता है। इसी तरह आपने रेडियाई भी पढ़ा होगा, एटॉमिक रेडियाई भी क्वांटाइज्ड है बोहर के मॉडल में। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक पर्टिकुलर रेडियस की वैल्यू है 0.529 और उसके अलावा बाकी जितने भी रेडियाई होंगे वो इसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंटेग्रल मल्टीपल होंगे। 2 टाइम्स होंगे, 3 टाइम्स होंगे, 1.5 टाइम, 2.5 टाइम, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। दूसरी बात, हमने यहाँ पर बात की कि चार्ज ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज क्वांटाइज्ड। तो आप कहेंगे सर क्या इसका मतलब ये है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज अनक्वांटाइज्ड भी हो सकता है? तो उसका जवाब है हाँ। क्वार्क्स इसकी एक एग्जांपल है, हम आगे पढ़ेंगे। क्वार्क्स के ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज भी होता है 1/3e का, 2/3e का। अब ये फ्रैक्शनल है ना, ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ही 2 इलेक्ट्रॉन है, ना ही 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्रैक्शनल है। इलेक्ट्रॉन के हमने हिस्से कर दिए। तो ये क्वार्क माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, बहुत छोटा। उस केस में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पर यह बात लिखी है कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज के ऊपर, वो ये है कि चार्ज इज मास डिपेंडेंट बट मास इज नॉट चार्ज डिपेंडेंट। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उस वक्त भी हमने ये बात डिस्कस की कि अगर नॉन मटेरियल पार्टिकल है जैसा कि फोटोन, तो उसके ऊपर चार्ज नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मास का होना जरूरी है, तभी चार्ज उस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। मास लेस ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट हैव चार्ज, ये इसका स्टेटमेंट का पहला पोर्शन हो गया। दूसरी बात यह है मास इज नॉट चार्ज डिपेंडेंट, यानी कि मास जरूरी नहीं है कि चार्ज के होने से ही हो। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। मास न्यूट्रल मास वाली ऑब्जेक्ट तो है ना, ऐसा मास जो न्यूट्रल हो वो तो एग्जिस्ट करता है, उसके लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है। लेकिन चार्ज के होने के लिए मास का होना जरूरी है। अगला पॉइंट है, ये रिलेटिवली थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि कोई कमी बाकी न रह जाए। वो ये है कि चार्ज डज नॉट शो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ये होता है, आइंस्टाइन की कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है तो उसका जो मास होगा वो मास प्रॉपर कहलाएगा, ठीक है ना, प्रॉपर मास या रेस्ट मास। जब वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाए विद अ वेलोसिटी अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, विद अ वेलोसिटी दैट इज अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट, बहुत फास्ट मूव करना शुरू कर दे, तो अब उसका जो मास है m डैश वो होगा रिलेटिविस्टिक मास। इस विल बी इक्वल टू m0 प्लस m, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मास इतना इंक्रीज हो गया है उसका, अब इस ऑब्जेक्ट का मास थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, के मोशन के साथ कोई क्वांटिटी चेंज हो जाए। इसी तरह से
टाइम भी मोशन के साथ चेंज होता है, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। इसी तरह लेंथ भी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, मोशन के साथ चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मास, टाइम और लेंथ ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन चार्जेस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शो नहीं करते। यानी कि चार्ज चाहे रेस्ट पर हो, चाहे स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक के कंपेरेबल स्पीड से मूव कर रहा हो, उसका चार्ज मोशन की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो है रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये बड़ा ही मजे का कॉन्सेप्ट है। हमने ऊपर बात की कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने कहा था कि इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूं। फॉर एग्जांपल, आपके ऊपर ये एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। आपने क्या किया, इसको एक और न्यूट्रल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के करीब लेकर गए। एक मैंने स्क्वायर बनाया एक स्फेयर डिफरेंशिएट करने के लिए। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब आप इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इस दूसरी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस मूव कर जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे टू द फार एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिपेल होकर इस एंड के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। तो क्या होगा कि ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा ट्रांजिएंटली, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए हैं, इस एंड के ऊपर इकट्ठे हो गए। तो पीछे क्या बचा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बच गया ऑब्वियसली। तो दूसरा वाला एंड जो है, जो क्लोज एंड है, करीबी एंड, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब जब हम किसी दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का जो क्लोजर एंड है वो ऑपोजिटली चार्ज हो जाता है। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ऑपोजिट हो गया। और उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का जो फार एंड है वो सिमिलरली चार्ज हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव है तो इसका फार एंड भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ये वाला पॉजिटिव एंड और ये वाला नेगेटिव एंड आपस में इस पॉइंट पर अट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। लेकिन क्या था कि ये ऑब्जेक्ट तो न्यूट्रल था, ये ऑब्जेक्ट चार्ज था। तो चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल के करीब लेकर गए और उसने एक दूसरी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो हमें पक्का नहीं पता कि दोनों ही चार्ज होंगी। हो सकता है उनमें से एक न्यूट्रल हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हो। सो वी कैन से दैट अट्रैक्शन कैन नॉट बी द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज है कि नहीं है, तो उनको करीब लाने पर अगर वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दें तो ये कोई सबूत नहीं है कि दोनों के ऊपर ही चार्ज होगा। हो सकता है एक न्यूट्रल भी हो। लेकिन रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि क्लोजर एंड ऑपोजिटली चार्ज होता है। मैं पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसके करीब लेकर आया हूं तो इसका क्लोजर एंड क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो हमेशा ऑपोजिट चार्ज ही इंड्यूस होता है और ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होने के नतीजे में हमेशा यहां पर अट्रैक्शन ही डेवलप होगी। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नतीजे में एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दें। मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कभी भी रिपल्शन पैदा नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो ये पक्का टेस्ट है कि दोनों ही चार्ज होंगी, दोनों के ऊपर चार्ज होगा। अदरवाइज दोनों एक दूसरे को कभी भी रिपेल नहीं कर सकती। लेकिन अगर दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं तो हो सकता है कि दोनों में से एक न्यूट्रल भी हो। इसीलिए हम कहते हैं कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट्स रिपेल करना शुरू कर दें तो तब आप समझ जाएं कि हाँ दोनों चार्ज हैं। अट्रैक्ट कर रही हैं अभी पक्का आपको नहीं पता, हो सकता है, शक वाली बात है कि एक जो है उनमें से अनचार्ज भी हो। यह है हमारी आखिरी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब से पहले हमने देख लिया कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब सवाल यह है कि किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज किस तरह से किया जाए। तो चार्ज हम प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, जैसा कि हमने ऊपर ये बात की है कि हम आइसोलेटेड चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कभी नहीं कर सकते, हमेशा दोनों इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ जाए, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो क्या किया जाए। तो फिर ये कर सकते हैं हम कि उस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स या तो निकाल दें। जब आप उस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। या आप क्या करें कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल दें। जब आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे
इंसर्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो ये बेसिक तरीका है टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। हमने चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट का बेसिक तरीका पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन या रिमूवल से कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल मेथड्स क्या हैं कि जिसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। एक होता है कंडक्शन, कि एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट कर दिए जाएं। इसमें आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, दूसरी ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट रब करते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे करके रब करेंगे तो इनके जो ये वाले सरफेस है जो आपस में रब हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का तबादला हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस लेफ्ट वाली ऑब्जेक्ट का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, रबिंग के नतीजे में हमने इनको रब किया, तो क्या हो गया कि चार्ज कंडक्ट हो गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा एक्सेस में आ गया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या हो जाएगा, ये राइट वाली जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो लेफ्ट वाली ऑब्जेक्ट है इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ कंडक्शन दैट वी यूज टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक है। हमने देखा कि कंडक्शन के थ्रू किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को चार्ज किया जा सकता है। याद रहे कि कंडक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है। बट व्हाट इफ वी नीड टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विदाउट कांटेक्ट, हम नहीं चाहते कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें, तो हम क्या करेंगे, हम इंडक्शन करेंगे इंस्टेड ऑफ कंडक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी कहा कि एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, उसको दूसरी ऑब्जेक्ट के करीब लेकर जाएं जो न्यूट्रल है, तो क्या होगा, दूसरी ऑब्जेक्ट के क्लोज एंड के ऊपर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कैसे इंड्यूस होगा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और उसके फार्दर एंड के ऊपर सिमिलर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने बीच में देखें कोई कांटेक्ट नहीं किया, सिर्फ करीब लेकर आए हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो गया है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये चार्ज, जैसा कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, ट्रांजिएंट होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं होता। जैसे ही आप इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से अवे करेंगे, क्या होगा, ये जो चार्जेस हैं इसके जो दोबारा आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और दोबारा ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकाला या डाला नहीं है, हमने उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। नेगेटिव चार्जेस एक एंड पर इकट्ठे हो गए थे, पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पर इकट्ठे हो गए थे, तो एक ये वाला एंड नेगेटिव चार्ज हो गया, ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन हमने एक्चुअल में कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन निकाला या डाला तो नहीं है ना, तो इसलिए जैसे ही इस न्यूट्रल और इस चार्ज ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाएंगे अवे, तो ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो रीडिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो दोबारा री इक्विलिब्रिएट हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, और ये पूरा का पूरा चार्ज ऑब्जेक्ट जो है दोबारा क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये काम ना हो, हम इस ऑब्जेक्ट को दूर भी लेकर जाएं फिर भी इसके ऊपर चार्ज रहे, तो इसके लिए हम मेथड बी यूज करेंगे। अब ये मेथड बी में हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए, ये भी न्यूट्रल है, दूसरी एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट बी, ये भी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, दोनों के ऊपर चार्ज नहीं है। हम चाहते हैं कि इंडक्शन हो, विदाउट कांटेक्ट हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लेकर आ जाएं, और हम चाहते हैं कि मेथड ए में जो प्रॉब्लम था, ट्रांजिएंट चार्ज था, वो भी ना हो, परमानेंट चार्ज हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक तीसरी ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे यहाँ पर, वो तीसरी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये है ऑब्जेक्ट सी। इसको जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के करीब लेकर आएंगे तो हम पहले क्या करेंगे, इन ए और बी ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ देंगे। ए और बी ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में है, ये जो कांटेक्ट है इससे इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की तरफ भी जा सकते हैं और ए से बी की तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इन दोनों ए और बी ऑब्जेक्ट्स के करीब लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बी के करीब लेकर आया हूँ, तो क्या हुआ, मैं पॉजिटिवली चार्ज एंड को इस बी ऑब्जेक्ट के करीब लेकर आया हूँ, तो क्या होगा, इस बी वाली ऑब्जेक्ट के सारे पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हो जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये वाला एंड ए ऑब्जेक्ट का पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस सारे इधर आ गए, तो पीछे क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, तो ये बी वाला एंड क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस को हम क्या कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन इधर लेकर नहीं आ रहे, ना इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से इलेक्ट्रॉन इधर लेकर जा रहे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में ए और बी कॉन्टैक्ट में हैं, तो दे आर एक्टिंग एज द सेम बॉडी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इन ए और बी ऑब्जेक्ट्स दोनों का कॉन्टैक्ट जो है रखकर उनके अंदर चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनके साथ एक धोखा, हम क्या करेंगे, ये कॉन्टैक्ट हटा देंगे, हम ये कॉन्टैक्ट हटा देंगे,
ठीक है ना, बीच में जो राब्ता था जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए थे, हम ये कांटेक्ट हटा देंगे। और ये कांटेक्ट हटाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये ऑब्जेक्ट सी दूर लेकर चले जाएंगे। तो इससे पहले नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता था कि जब आप ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाते थे तो पीछे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाया करते थे और ऑब्जेक्ट दोबारा न्यूट्रल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम पीछे से अब कोई रास्ता ही नहीं बाकी छोड़ रहे कि जिससे चार्जेस दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट हों। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए थे अब ये इधर ही रहेंगे, इनके पास वापस जाने का रास्ता नहीं है, हमने कॉन्टैक्ट ही तोड़ दिया है। और ये जो नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए थे ये इधर ही रहेंगे, इनके पास भी वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो चार्जेस दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट होकर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट ए परमानेंटली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अब ये ऑब्जेक्ट बी परमानेंटली नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ऑप्शन ए में जो प्रॉब्लम थी कि चार्ज ट्रांजिएंट होता था उसको हमने सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, ए और बी को आपस में कांटेक्ट में रखा, इस ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में नहीं लेकर आए, तो स्टिल ये इंडक्शन ही है। ठीक है ना, कांटेक्ट होता है चार्ज ऑब्जेक्ट और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का, वो हमने नहीं किया, उसको सिर्फ करीब ही लेकर आए थे फिर दूर लेकर गए इस ऑब्जेक्ट को। तो कांटेक्ट इन दोनों के बीच में ऑल्दो हुआ है, चार्ज और न्यूट्रल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई चार्जेस की कंडक्शन नहीं हुई, इंडक्शन ही हुई है और स्टिल हमने परमानेंट चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। ये हो गया हमारा वे नंबर बी। अब हम तीसरे और आखिरी मेथड की तरफ आते हैं। इससे पहले हमने देखा कि इंडक्शन के लिए हमें हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट बी में, मेथड बी में, कि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तीसरी ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आएंगे, फिर उनका कांटेक्ट हटा देंगे तो दोनों परमानेंटली चार्ज हो जाएंगी। व्हाट इफ हम चाहते हैं कि चार्ज परमानेंट भी हो यानी कि ट्रांजिएंट ना हो, और हम ये भी चाहते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है कांटेक्ट भी ना हो यानी कि इंडक्शन ही हो। हम ये भी चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। जिस तरह हमने बी वाले में ए और बी ऑब्जेक्ट्स दो ली थी उस तरह नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसी को पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज करना है। तो आप कहेंगे सर अब हम क्या करें, अब हम ये करेंगे, यहाँ पर एक मेथड होता है उसको कहते हैं ग्राउंडिंग मेथड, उससे हम ये काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगा इसके करीब, इंडक्शन जोड़ूंगा नहीं, करीब लेकर आऊंगा सिर्फ। ठीक है, तो करीब लेकर आऊंगा तो क्या होगा कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा फ्लो कर जाएगा, इस तरफ रिपेल हो जाएगा, क्योंकि यहां से मैं पॉजिटिव रिपेल कर रहा हूं ना। तो ये वाला एंड सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नीचे वाला एंड, और क्या होगा, पीछे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और ये क्लोजर एंड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये इंडक्शन है, ये वाला एंड नेगेटिव हो गया, ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक तार पकड़ूंगा और उस तार से इस एंड को जोड़ दूंगा ग्राउंड के साथ, ठीक है ना, जमीन के साथ। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये फ्लो कर जाएंगे इनटू द अर्थ। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर जाएंगे इनटू द अर्थ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब ये चार्जेस फ्लो कर जाएंगे तो मैं ग्राउंड की वायर ब्रेक कर दूंगा, ग्राउंड की वायर ब्रेक कर दूंगा। अब ये पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे जमीन में चले गए, तो पीछे नेगेटिव चार्जेस एक्सेस में रह गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाऊंगा, तो पीछे क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट विल स्टे नेगेटिवली चार्ज्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो इस एंड पर कॉन्सेंट्रेटेड था ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये परमानेंट चार्ज होगा। तो हमने दो ऑब्जेक्ट्स भी यूज नहीं की, एक ही ऑब्जेक्ट यूज की है, हमने कॉन्टैक्ट भी नहीं दिया और हमने परमानेंट चार्ज भी इंड्यूस कर दिया। दिस इज हाउ ग्राउंडिंग कैन हेल्प यू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। दिस वाज ऑल अबाउट दिस डेमो लेक्चर। इसके बाद हम, अगर आप ज्वाइन करते हैं हमें, तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कूलम्स लॉ इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल बी मेड क्लियर इंशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज।